हमने स्पर्श रेखीय और नॉर्मल एक्सेलरेशन पर स्पर्श रेखीय वेग और नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल त्वरण, अभिलंबिक त्वरण है, इस पर क्वेश्चंस किए थे पिछली क्लास में, है ना। तो इस पर और क्वेश्चंस हैं और ये आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। 4 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसके आपके दो क्वेश्चंस हैं जो आपके इसमें जो क्या बोल रहा है कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपका एक साइक्लॉइड है, साइक्लॉइड पे एक पार्टिकल, इस साइक्लॉइड को, ये जो कर्व है ये एक पार्टिकल का पाथ है, ठीक है। एक पार्टिकल का पाथ है, मतलब कि पार्टिकल चला है तो फिर इस तरह का उसने शेप बनाई है। अब ये बोल रहा है कि इसका जो त्वरण मतलब इसकी दिशा में, पार्टिकल जिस डायरेक्शन चल रहा है वो दिशा में जो त्वरण है वो 0 है। ये से एज इट इज़ आपका क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसकी जो मेन चीज़ें हैं वो निकाल कर लिख रही हूँ, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है आपको प्रीवियस ईयर में, मतलब पहले के ईयर में, तो आपको मिल जाएगा आपकी JPH की बुक में, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि आपको पार्टिकल है, तो इसमें बोल रहा है कि आप जो पार्टिकल की दिशा में तो किसी की भी दिशा, एक पार्टिकल है उसकी 2 दिशाएं होती हैं, आपको पता है कि एक तो आप स्पर्श रेखीय दिशा पढ़ते हो और एक अभिलंबिक, उसके 90 डिग्री की दिशा में पढ़ते हो, ठीक है। तो हम कौन सी दिशा लें? तो अगर आपको दिशा बोला है कि पार्टिकल की दिशा में, तो पार्टिकल की दिशा हमेशा ये वाली मानी जाती है, ये वाली दिशा। तो उसमें बोल रहे हैं कि पार्टिकल की दिशा में उसका त्वरण 0 है, यानी हम मानेंगे कि स्पर्श रेखीय त्वरण उसका 0 है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो डायरेक्शन होती है ये स्पर्श रेखीय होती है, एरिया डायरेक्शन भी यही होती है, ठीक है। अभिलंबिक डायरेक्शन इसके 90 डिग्री वाली होती है, ठीक है। अब आपका जो एस है, आपका जो एस क्या होता है? आपका जो चाप होता है, जो कर्व पर जो छोटा सा चाप होता है जो ये तय करता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 4a sin psi होती है, ठीक है। 4a sin psi होती है, ये आपका 4a sin psi होती है। तो यानी आपकी चाप की वैल्यू आपको दी हुई है। अभी आपसे पूछ रहा है कि स्पर्श रेखीय त्वरण क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब ये बोलते हैं कि इसके किसी भी बिंदु पर, यानी इस पार्टिकल, ये जो इसने रास्ता साइक्लॉइड पे तय किया है ना, इसके किसी भी बिंदु पर आपको त्वरण ज्ञात करना है। तो देखो स्पर्श रेखीय त्वरण तो अपना 0 हो गया। इसने बोला ना कि इसकी दिशा में जो त्वरण है वो तो 0 है, तो यानी कौन सा त्वरण बचा? 2 त्वरण होता है ना आपके स्पर्श रेखीय। देखो एस आ गया ना, तो अपन को एस आ गया ना, तो देखो अपनी अभी तक अपन कितने त्वरण पढ़ते हुए आए हैं? अपन एक्स और वाई के पदों में पढ़ते हुए आए हैं, एक्स और वाई के पदों में अपन पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक्स और वाई के पदों में पढ़ते हैं, एस एंड साई के पदों में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पी एंड आर के उसमें पढ़ के आए हैं हम, ठीक है। तो कौन सा त्वरण? लेकिन यहाँ पर ये याद रखना, यहाँ पर एस दे दिया इसने, एस और साई का रिलेशन दे दिया, यानी अपन को अब स्पर्श रेखीय और अब समझ जाना है कि जो ये त्वरण की बात करेगा वो दो ही त्वरण हो सकते हैं, स्पर्श रेखीय और आपका अभिलंबिक, क्योंकि एस और साई है, ठीक है। एक्स और वाई होता तो नॉर्मल आपका त्वरण और वेग होता, कोई उसका स्पेशल नाम नहीं है, ठीक है। स्पेशल नाम नहीं है। अगर आर होता, आपका आर और थीटा होता, तो आप क्या समझते? एरिया है, आपका एरिया त्वरण है, ठीक है, ठीक है। तो आपका ये त्वरण हो गया। अब इसके आगे इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो इसने कहा कि स्पर्श, तो किसी बिंदु पर त्वरण ज्ञात करो। तो जब स्पर्श रेखीय त्वरण 0 हो गया तो आपका एक ही त्वरण बचा है, वो है अभिलंबिक त्वरण। तो यानी अपन को अभिलंबिक त्वरण ज्ञात करना है किसी बिंदु पर। तो हमने मान लिया कि हम भाई पूरे उस पर हमने एक पॉइंट मान लिया पी बिंदु पर। अब पी बिंदु के निर्देशांक हमने एक्स और वाई ले लिए। एक्स और वाई क्यों लिए हैं? अपन को तो एस और साई लेने हैं। एक्स और वाई मतलब इसका हम यूज़ नहीं कर रहे, बस एक पॉइंट को दिखाने के लिए बताया है। जैसे एक्स और वाई निर्देशांक का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई एस और साई में ही अपन को रिलेशन लाना है, तो एक्स और वाई निर्देशांक तो किसी काम के है नहीं आपके, ठीक है। तो एक्स क्या है? ये डायरेक्शन, और वाई क्या होती है? ये होती किसी बिंदु के, तो एक्स और वाई को दिखा दिया, ठीक है। एक्स और वाई, भाई पी कितना है? एक्स डायरेक्शन में, यानी हॉरिजेंटल, क्षैतिज रेखा में, क्षैतिज डायरेक्शन में जितना चला है वो तो आपका एक्स हो गया, और वाई यानी ऊर्ध्वाधर में जितना चला है तो एक्स और वाई, ये पॉइंट हो गए इसके। पी तो ये पॉइंट दिखा रहा है। अब हम बात करते हैं कि बिंदु पर त्वरण, तो अभिलंबिक त्वरण से मतलब है इसका, ठीक है। अभिलंबिक त्वरण का फॉर्मूला होता है आपका v² यानी v आपका वेग होता है। कौन सा वेग? स्पर्श रेखीय वेग होता है आपका, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा अभिलंबिक वेग, अपन ने जब डेरिवेशन किए थे तो मैंने चारों फॉर्मूले आपको बताए थे, स्पर्श रेखीय वेग, अभिलंबिक वेग, स्पर्श रेखीय त्वरण और अभिलंबिक त्वरण। जो स्पर्श रेखीय वेग होता है आपका, उसका फॉर्मूला बताया था अभी, और मैंने बताया था अभिलंबिक जो वेग होता है वो 0 होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभिलंबिक त्वरण भी 0 नहीं है, अभिलंबिक त्वरण आपका 0 नहीं है, उसका भी फॉर्मूला में, ठीक है। तो अभिलंबिक त्वरण जो है आपका वो तो v² हो गया। तो
तो यहाँ पर जो v आ रहा है ना, v वेग का मतलब सिर्फ किससे, स्पर्श रेखीय वेग से है, क्योंकि आपका जो अभिलंबिक वेग होता है वो 0 होता है, ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ इस v का मतलब। रो क्या होता है आपका, रो आता है आपका ds और d साई में रिलेशन होता है, यानी s का आपका साई के रिस्पेक्ट में जो अवकलन होता है उसको हम रो बोलते हैं, ds अपॉन d साई, ठीक है। अब s की वैल्यू देखो, s की वैल्यू साई के पदों में दे रखी है, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ ना भाई, साई के सापेक्ष में मैं इसका अवकलन कर दूंगी, ठीक है। मैंने 4a साइन साई, इसका मैंने अवकलन कर दिया, तो कितना आया, 4a साइन साई का डी साई के सापेक्ष अवकलन करने पर 4a तो कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा, और साइन साई का साई के सापेक्ष कितना होगा, कॉस साई हो जाएगा, ठीक है। तो 4a कॉस साई हो गया। अब क्या किया मैंने, ठीक है, मेरी रो की वैल्यू 4a कॉस साई आ गया, v स्क्वायर अपॉन रो में रो की जगह मैंने 4a कॉस साई को पुट कर दिया, 4a कॉस साई को पुट कर दिया। अब देखो फिर मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरी कॉस और मुझे जो आपका ठीक है त्वरण चाहिए, आपका त्वरण चाहिए, ठीक है। लेकिन जितना मैं इसको एस और जो भी आपसे वैल्यू पूछिए उतना आप उसको जितने आपके चरों के रूप में लेके आएंगे। आपके चर कौन के हैं, एस और साई, आपके यही दो चर हैं, ठीक है। नेज समीकरण, ठीक है, इसे ही बोलते हैं, है ना। पाथ की समीकरण अगर नेस बोल देते तो आप एस और साई के पदों में निकालोगे, ठीक है। तो आपकी क्या हो गई, आपने क्या किया, 4a कॉस साई हो गया। तो कॉस साई की वैल्यू अपन ने साइन के पदों में, कॉस साई को क्या बोल सकते हैं भाई, साइन स्क्वायर साई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर था, और कॉस स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर वहाँ पर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट 1 माइनस हमारा थीटा क्या साई है, तो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर साई लिख दिया यहाँ पर। साइन साई की वैल्यू आपकी, साइन साई की वैल्यू आपकी कितनी होगी, एस अपॉन 4a। यहाँ से देखो साइन साई की वैल्यू कितनी होगी, एस अपॉन, क्यों मैं एस के टर्म्स में लेके आ रही हूँ, क्योंकि मुझे जितना मैं एस और साई के पदों में लेके आऊँ उतना मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि अपन को अपना जो त्वरण है या जो भी आपसे पूछता है वो आप अपने चरों में लेके आओ, ठीक है। यहाँ भी साइन साई है, लेकिन आप इसको साइन में है ना, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है ना, तो इसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, इसलिए अपन ने यहाँ से निकाल लिया, एस अपॉन 4a नॉर्मल चरों के रूप में आएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एस अपॉन 4a, इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर हो गया, एस स्क्वायर 16a स्क्वायर, ठीक है। अब आपका क्या है, 16a स्क्वायर एलसीएम लिया, यहाँ पर 1 है, 16a स्क्वायर यहाँ पर चला गया, 16a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किया गया, एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा एलसीएम में, 16a स्क्वायर, ठीक है। 16a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब 16a स्क्वायर ये यहाँ पर अंडर रूट में है, तो इसको 16 को 4 इंटू 4 कर सकते हैं, इसको a इंटू a कर सकते हैं, अंडर रूट के में पेयर बन गए ना। अब बाहर आ जाएगा 4 और a बाहर आ गया, यहाँ से अपॉन में है इसलिए अपॉन में ही बाहर आएगा 4a, तो 4a ऑलरेडी अपना एक बाहर था वो इससे कैंसिल हो गया, यानी वो तो बाहर कट गया, ठीक है। v स्क्वायर अंडर रूट में 16a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर आपका बचा है, ठीक है, ये आपका बचा हुआ है। अब आपका क्या बोल रहा है, हाँ ठीक है, ये आपका अब v स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 16a स्क्वायर, जितना अपन कर सकते थे एस के पदों में लेके आना अपन कर चुके, ये अपना है, ये अपना आ सकता है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपसे इस तरह से भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है कि ये जो त्वरण जो है वो इतनी वैल्यू, इसको ये आपको वैल्यू दे देगा और बोलेगा ये सिद्ध करो कि आपका त्वरण इतना आएगा, किसी बिंदु पर त्वरण आपका इतना होगा, ठीक है। या फिर ये नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसी बिंदु पर त्वरण ज्ञात करो साइक्लॉइड के लिए, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कैसे करना है इस क्वेश्चन को, नॉर्मल जो अपन को फॉर्मूला पता है, अपने कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, अपन को वैसे करना है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है कि आपका स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि आपका स्पर्श रेखीय त्वरण, साफ साफ बोल रखा है, कोई डिफरेंट लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया कि आपका एक त्वरण है वो इतना है, ठीक है। साफ साफ बोल रखा है कि आपका जो स्पर्श रेखीय त्वरण है, यानी कौन सा त्वरण है आपका, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जो आपका, वो कांस्टेंट है, वो स्थिर है, ठीक है। और एक बोल रखा है कि आपका जो स्पर्श रेखीय वेग है और जो अभिलंबिक त्वरण का रेशियो, स्पर्श रेखीय वेग और अभिलंबिक त्वरण का जो रेशियो है, यानी उनका जो अनुपात है वो आपको कांस्टेंट दे रखा है, वो आपको स्थिर बता रखा है। तो ये बोला इसकी नए समीकरण ज्ञात कीजिए। तो नए समीकरण होती है ना वो इसका मतलब क्या है कि नए समीकरण का मतलब आपकी पाथ की समीकरण, जैसे आपका ये साइक्लॉइड है तो मैंने बताया था हर कर्व की, जैसे आपका सर्कल है तो सर्कल की आपकी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। मतलब हर कर्व की कोई ना कोई इक्वेशन होती है, पैराबोला होती है वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो हर कर्व की एक इक्वेशन होती है, हर कर्व को इसकी इक्वेशन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं हम। तो ऐसे ही साइक्लॉइड की भी कोई ना कोई इक्वेशन होगी। तो ऐसे ही आपका कोई भी पाथ है, आपका कोई भी पार्टिकल है, वो कैसे भी चला, किसी भी पाथ को उसने तय किया, तो उस कर्व की भी, यानी वो कोई स्पेसिफाई नहीं है लेकिन उसकी भी इक्वेशन तो बन सकती है ना, जब इन सब की बन सकती है तो यही जो समय, अब इसको आप इस कर्व की इक्वेशन को एक्स और वाई के पदों में बता रहे हो, एस एंड साई के पदों में बता रहे हो, आर और थीटा के
आर और थीटा के पदों में बता रहे हो, आर और थीटा के एस एंड साई के एक्स और वाई के, तो वो आपकी समीकरण, अगर एस और साई के पदों में बताया तो आप उसको बोलोगे नैज समीकरण, ठीक है, वही पाथ की समीकरण, यानी एस और साई में जो संबंध होगा वो क्या होगा, आपका पाथ की समीकरण होगी। और जो आपका जो आर और थीटा में जो संबंध होगा वो आपकी कौन सी होगी, ध्रुवीय निर्देशांक वाली आपकी जो समीकरण है, ध्रुवीय निर्देशांक में अगर बोलेगा कि ध्रुवीय निर्देशांक में आपकी समीकरण को व्यक्त करो, और एक्स और वाई की कार्तीय निर्देशांक में हमें समीकरण को व्यक्त करो, साफ साफ लिखा हुआ आएगा, नया समीकरण या नया एस और साई में आपको समीकरण को व्यक्त करना है, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये देखा है स्पर्शरेखीय त्वरण, अभिलंबिक त्वरण आपको कांस्टेंट दे रखा है और आपको बोला है कि इसकी नए समीकरण व्यक्त करो। नए समीकरण बता रखी है कि नए समीकरण ऐसी आनी चाहिए, एस बराबर ए साई स्क्वायर प्लस बी साई प्लस सी, ठीक है, ये बता रखी है, ठीक है। जो जो चीज़ दे रखी है उनका यूज़ करते हैं। स्पर्शरेखीय त्वरण कांस्टेंट है, तो स्पर्शरेखीय त्वरण का आपका फॉर्मूला क्या होता है, वी इंटू डी वी अपॉन डी एस, वी इंटू डी वी अपॉन डी एस होता है। कांस्टेंट को लैम्बडा मान लिया हमने, मान लिया कि लैम्बडा है, कांस्टेंट को क्या मान लिया, लैम्बडा मान लिया, ठीक है। अब स्पर्शरेखीय त्वरण और आपका अभिलंबिक त्वरण, स्पर्शरेखीय त्वरण क्या हो जाएगा, स्पर्शरेखीय त्वरण मैंने स्पर्शरेखीय वेग मैंने बताया था, अभिलंबिक वेग तो 0 होता है, तो ये जो v होता है इसको ही हम क्या बोलते हैं, स्पर्शरेखीय वेग बोलते हैं। तो स्पर्शरेखीय वेग की जगह मैंने v लिख दिया। अभिलंबिक त्वरण का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन रो, और इसको इसने कांस्टेंट बोला है तो इसको मैंने एक म्यू मान लिया कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कट के v स्क्वायर है, v से v कैंसिल हो जाएगा, एक बार v बचेगा और रो ऊपर चला जाएगा, रो अपॉन v आपका म्यू हो गया। तो मतलब मैं रो को क्या लिख सकती हूँ, v अपॉन ई। रो आपका क्या होता है, रो आपका क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्पर्शरेखीय त्वरण है उसको लैम्बडा कांस्टेंट ले लिया, स्पर्शरेखीय वेग और अभिलंबिक ये हमको गिवन है और ये हमने किया, तो लैम्बडा कांस्टेंट आ गया, स्पर्शरेखीय वेग v हो गया और अभिलंबिक त्वरण का v स्क्वायर अपन रो हो गया, म्यू मान लिया अपन को, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं अपन, अब अपन को समीकरण लेके आनी है एस और साई के पदों में, तो एस और साई के पदों में समीकरण लेके आनी है, तो अपन क्या करते हैं, कैसे ना कैसे एस और वेरिएबल लेके आते हैं, लेकिन यहाँ तो ठीक है, इस समीकरण का दो समीकरण है आपके पास, ये और ये, ठीक है। तो अपन इस समीकरण का यूज़ करते हैं, तो किसी भी समीकरण का आप यूज़ करो, अवकलन तो कहीं नहीं चलता, अवकलन तो आपको हटाना ही पड़ेगा, तो अवकलन हटाने की कोशिश के लिए समाकलन करना पड़ेगा, यानी डिफरेंशिएशन हटाने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो डी वी है तो डी एस को उधर भेज दिया हमने, ठीक है, सेपरेट कर दिया इनको, और लैम्बडा डी एस का अगर आप समाकलन करोगे तो लैम्बडा एस आ जाएगा, ये आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट और समाकलन का कांस्टेंट होता है। बी डी वी का क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, वी स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, ठीक है। तो आपकी ये इक्वेशन आ गई, वी स्क्वायर 2 अपॉन लैम्बडा एस प्लस सी, लैम्बडा एस प्लस सी आ गई। आपको रो की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, वी और यू दे रखी है, तो मैं रो की वैल्यू का मुझे क्यों यूज़ करना है, क्योंकि रो में ही देखो, ठीक है, एस में आपका रिलेशन ये दे रखा है, एस का साथ आपका रिलेशन एस और वेग का तो ये आ रहा है, लेकिन अपन को लाना है एस और साई का, और साई सिर्फ एक ही उसमें आता है, रो में, रो की वैल्यू होती है डी एस अपॉन डी साई, ठीक है। तो डी एस अपॉन डी साई इज इक्वल्स टू वी यू, वी यू हो गया आपका, ठीक है। तो रो की वैल्यू को अपन को स्थानांतरित करने का कोई ना कोई माध्यम ढूंढना है, ठीक है, कोई ना कोई तरीका ढूंढना है कि अपन रो की वैल्यू को स्थानांतरित कर सके, ठीक है। अब देखो आप लोग वी स्क्वायर अपॉन 2 लैम्बडा एस प्लस सी आ गया यहाँ पर आपका, और ये क्या चल रहा है, रो इक्वल्स टू वी यू आ गया आपका, है ना। ठीक है, तो v की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 2 लैम्बडा एस प्लस सी आ गई, वी स्क्वायर बाई लैम्बडा एस प्लस सी था ना, v की वैल्यू निकाल ली। हमें कैसे ना कैसे रो के मान को स्थानांतरित करना है इस इक्वेशन पे, तो आप देख सकते हो मतलब आपके पास जो रो का संबंध था वो क्या था, रो अपॉन रो, आपका रो इज इक्वल्स टू वी यू है, आपका वी यू म्यू कांस्टेंट अपना, ठीक है, म्यू है। तो फिर आपको पता है कि v है आपके पास, मतलब कुछ ऐसा रो को अपन को इसमें रखना है, तो रो को देखो, तो रो का संबंध v से है, तो अगर मैं v की वैल्यू निकाल लूँ रो के पदों में तो रो आ जाएगा अपनी इस इक्वेशन में, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी आएगी, रो अपॉन म्यू आएगी, रो अपॉन म्यू मैंने यहाँ पर रखा रो अपॉन म्यू, तो रो अपॉन म्यू था तो म्यू यहाँ पर चला गया, मल्टीप्लिकेशन में चला गया, 2 लैम्बडा एस प्लस सी आ गया। अब रो की वैल्यू मैंने रखी डी एस अपॉन डी साई, अब मुझे क्या लेना है, एस और साई में रिलेशन आना है, तो रो की वैल्यू मैंने डी एस अपॉन डी साई रखी, डी एस अपॉन डी साई आ गया, म्यू 2 लैम्बडा एस प्लस सी 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है वही, अब डी, ठीक है, एस और साई तो आपका आ गया, लेकिन अब अपन अवकलन नहीं देख सकते, अवकलन भी हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अवकलन हटाने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा,
अवकलन हटाने के लिए हमें इनका वो समाकलन करना पड़ेगा। तो एस वाले जो टर्म जो भी वेरिएबल आ रहे हैं वो हम इस साइड ले गए और जो साई वाले वो उस साइड ले गए, तो म्यू इंटू डी साई हो गया। ये वाले आपके इधर आ गए, अपॉन में आ गए, ठीक है। अपॉन में है, आपको पता है एक्स की पावर माइनस एन का समाकलन क्या होता है, एक्स की पावर माइनस एन प्लस वन, ठीक है। तो आपकी पावर कितनी है, हाफ है ना, तो हाफ है तो यहाँ पर ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगी तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, माइनस हाफ। तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हाफ, हाफ प्लस वन और माइनस हाफ प्लस वन, यही होता है आपका। फिर 2 लैम्बडा एस है, 2 लैम्बडा एस का करेंगे तो 2 लैम्बडा बचेगा मल्टीप्लिकेशन में, 2 लैम्बडा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में आपका कितना बचेगा, 2 लैम्बडा बचेगा, 2 लैम्बडा बचेगा। माइनस हाफ प्लस वन से आपका क्या आएगा, हाफ आएगा। भैया एक में से आधा चला गया तो कितना बचेगा, आधा ही तो बचेगा, ठीक है, आधा बचेगा आपका। C1 माइनस हाफ प्लस वन म्यू साई प्लस सी आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है, हाफ आ रहा है, और यहाँ पर 2 लैम्बडा एस प्लस माइनस हाफ प्लस वन आ रहा है। तो क्या बचेगा यहाँ पर लैम्बडा, अब ये माइनस हाफ प्लस वन है, माइनस हाफ प्लस वन कितना आ जाएगा, पॉजिटिव हाफ आ जाएगा, म्यू साई प्लस सी हो गया आपका, ठीक है। अब ये वाला जो हाफ है इसको हटाना है मुझे, इस हाफ को मुझे हटाना है, ठीक है। तो हाफ को हटाना तो यानी स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायर यहाँ करूँगी तो यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्वायर किया तो यहाँ तो लैम्बडा स्क्वायर 2 लैम्बडा एस प्लस C1 इसका स्क्वायर, हाफ से स्क्वायर मतलब हाफ इंटू 2 करोगे तो कट गया ना, 1 बचेगा सिर्फ। यहाँ पर क्या है तो इसका पूरे का स्क्वायर हो गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो इसको अपन ने ओपन कर लिया, ए स्क्वायर तो यानी म्यू स्क्वायर। यहाँ पर से आपका जो भी वेरिएबल जो भी यहाँ पर आ रहे हैं वो अपन को वहाँ भेजने हैं। जैसे भाई एस आप क्यों भेजना है मुझे, कि देखो एस और साई में तो रिलेशन आ गया, अपन ने डी भी हटा लिया, फिर ये सब क्यों कर रहे हैं अपन, क्यों, क्योंकि आपको समीकरण दे रखी है, आपको कैसी बनानी है, आपको समीकरण ऐसी बनानी है, एस इक्वल्स टू ए साई स्क्वायर बी साई प्लस सी, यानी एस को आपको अकेला छोड़ना है कैसे ना कैसे करके। तो हम ट्राई करते हैं और जो भी सारे हैं वो दूसरी साइड भेज देते हैं, है ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, जो भी इसकी मल्टीप्लिकेशन, हम लैम्बडा स्क्वायर है, ठीक है, लैम्बडा स्क्वायर को आपने डिवाइड, पहले तो इसको ओपन कर लिया, उसके बाद लैम्बडा स्क्वायर को डिवाइड में भेज दिया, फिर C1 को माइनस C1 कर दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 2 लैम्बडा भी इसके मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 लैम्बडा को भी हमने डिवाइड में, लैम्बडा स्क्वायर आ गया, फिर 2 लैम्बडा आया तो लैम्बडा स्क्वायर इंटू 2 लैम्बडा कितना हो जाएगा, 2 लैम्बडा क्यूब, यहाँ पर 2 लैम्बडा है तो कितना हो जाएगा, 2 लैम्बडा क्यूब, लैम्बडा स्क्वायर 2 लैम्बडा का माइनस यहाँ पर C1 2 लैम्बडा, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम देखो साई स्क्वायर का जो कांस्टेंट है उसको अगर मैं a बोल दूँ, और जो साई, ये साई और बाकी 2 लैम्बडा सी अपॉन 2 लैम्बडा क्यूब को मैंने बी बोल दिया, और ये जो पूरा है आपका इसको मैंने सी बोल दिया, तो मेरी जो समीकरण है वो एकदम वैसी की वैसी आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। ठीक है।